नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आतंकवाद जब तेजी से अपना चेहरा बदलने लगता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की बजाय अब रेल हादसों का षड्यंत्र रच रही है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा शक है कि हाल ही में कानपुर के पास जो रेल हादसा हुआ था वो सिर्फ एक हादसा या दुर्घटना नहीं थी। इसके पीछे आतंकवादियों की सोची समझी योजना हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी छोटे एयरक्राफ्ट, यूएवीज और हॉट एयर बलून्स के जरिए भी हमला कर सकते हैं, यानी हमला करने के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। ये आतंकवाद का एक ऐसा चेहरा है जिसमें नुकसान पहुंचाने के नए नए तरीके अब आपके सामने आ सकते हैं। अब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेल हादसों के पीछे भी किसी आतंकवादी का हाथ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में आतंकवादी अपने हमलों की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक अलार्म है जिसे सुनकर हमारे सिस्टम को और चौकन्ना हो जाना चाहिए। इसलिए आज हमने इसी खबर को प्राथमिकता दी है। इसके बाद हम पार्किंग वाली परेशानी का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत के महानगरों में हालात ऐसे हैं कि घर से निकलते ही लोगों को अपने वाहन की पार्किंग की चिंता सताने लगती है और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और ये चिंता कई बार पार्किंग को लेकर होने वाले लड़ाई झगड़े में भी बदल जाती है। भारत में अनियमित पार्किंग को ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 30% ट्रैफिक जैम सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि ड्राइवर गाड़ी धीमी करके पार्किंग की जगह तलाश रहे होते हैं या फिर वहां पर कोई इल्लीगल पार्किंग होती है। भारत में मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर इस समस्या को हल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के शहरों में पार्किंग अपने आप में एक मल्टी लेवल समस्या है, क्योंकि लोग कार पार्किंग के संस्कारों का पालन ठीक से नहीं करना चाहते। दुख की बात यह है कि हमारी व्यवस्था में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसे रोक सके। देश के हर शहर में मल्टी लेवल ऑटोमेटेड पार्किंग बनने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमने एक मल्टी लेवल डीएनए टेस्ट का निर्माण जरूर कर लिया है और आपको यह विश्लेषण आज मन लगाकर देखना चाहिए। आज से 76 वर्ष पहले भारत के इतिहास में द ग्रेट एस्केप नामक एक ऐसी घटना हुई थी जिसने अंग्रेजों को बहुत परेशान कर दिया था। 16 जनवरी 1941 की देर रात से लेकर 18 जनवरी 1941 के बीच हुई इस घटना के नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस जमाने में अंग्रेजों ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया था और उनसे मिलने के लिए हर आने वाले व्यक्ति की पूरी जांच होती थी। लेकिन इसके बावजूद नेताजी ने अपने भतीजे और अपने एक मित्र के साथ मिलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी थी और कोलकाता से काबुल भाग गए थे। आज इस घटना का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जिस कार से नेताजी ने 76 वर्ष पहले द ग्रेट एस्केप को अंजाम दिया था, आज वो कार एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर दिखाई दी है। आज आपको दिल थामकर ये रोमांचक और ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने चीन को सलाह दी है कि उसे भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत के विकास से चीन की तरक्की को कोई नुकसान नहीं है। विदेश सचिव ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आपत्ति जताई। इससे पहले कल पीएम मोदी ने चीन को लेकर कहा था कि दो बड़े देशों के बीच कुछ मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के सवाल जवाब के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उर्जित पटेल के बचाव में आगे आए। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उर्जित से पूछा कि पैसे निकालने पर लगी पाबंदी कब खत्म होगी। इस पर मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर से कहा कि आप इसका जवाब मत दीजिए। संसदीय समिति से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नोटबंदी के बाद 9,20,000 करोड़ के नए नोट जारी किए गए हैं। उर्जित के मुताबिक नोटबंदी को लेकर आरबीआई की सरकार से बातचीत करीब 1 साल पहले शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर के जवाब से विपक्ष के सांसद नाखुश नजर आए। नोटबंदी के मुद्दे पर उर्जित पटेल 20 जनवरी को संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होने वाले हैं।
नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने आज देश के अलग अलग राज्यों में आरबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी दी। मुंबई में आरबीआई के दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अशोक चौहान और संजय निरुपम को हिरासत में लिया गया। हम इस देश के लोगों की आवाज हैं, ना हम दबेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे जब तक मोदी जी को देश की जनता की ड्योढ़ी पर लाकर नहीं खड़ा कर देंगे। कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया कि आरबीआई की स्वायत्तता पूरी तरह खत्म हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से इस्तीफा देने की मांग की। और अगर उसकी ऑटोनॉमी रिस्टोर नहीं होनी चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। कानपुर ट्रेन हादसे में आईएसआई की साजिश को लेकर केंद्र ने बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बिहार पुलिस के संपर्क में है। बिहार के मोतिहारी में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि कानपुर में आईएसआई के इशारे पर रेलवे ट्रैक का प्लेट खोला गया था। आज एनआईए की 2 सदस्यों की एक टीम को जांच के लिए बिहार भेजा गया है। एनआईए के अलावा आईबी और रॉ की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। यूपी एटीएस की टीम भी छानबीन के लिए मोतिहारी गई है। डीजी आरपीएफ और आरपीएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मामले को देख रहे हैं। एक बार जांच पूरी हो जाए फिर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा। सामने में जब आएंगे तब हम बता सकते हैं। अभी जांच जो है जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हम किसी चीज में कूद करके कोई बयान दे देंगे वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आईएसआई को लेकर आरोपियों का दावा सही साबित होता है तो देश में ट्रेन हादसे के पीछे आतंकी साजिश की ये पहली घटना होगी। कानपुर ट्रेन हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी पुलिस या सेना की वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी को तैनात होने वाले सभी पुलिसकर्मियों का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इस बार खतरा आसमान से भी है, लिहाजा नो फ्लाइंग जोन पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूएवी या ड्रोन या हॉट एयर बैलून के किसी भी मूवमेंट को रोकने की पूरी तैयारी की गई है। दिल्ली के आउटर, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को निर्देश दिया गया है कि वो यमुना नदी पार कराने वाले ट्रक को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करें, क्योंकि आतंकी ट्रक से भी हमला कर सकते हैं। 26 जनवरी को ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी पुलिसकर्मियों को उन गाड़ियों की लिस्ट दी जा रही है जो दिल्ली के मंत्रालयों और सचिवालयों से गायब हुई है। आतंकी इन लापता गाड़ियों का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी केमिकल शॉप ऑनर्स को अपनी रिपोर्ट मेंटेन करने को कहा गया है ताकि केमिकल अटैक पर नजर रखी जा सके। आर्म्स एक्ट के केस में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने आज सलमान को इस केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने सलमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। फैसला सुनाने से पहले जज ने कोर्ट में मौजूद सलमान से उनका नाम पूछा और फिर उन्हें बरी कर दिया। 102 पेज के फैसले में अदालत ने ये कहा है कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आदत के अपराध को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। सरकारी पक्ष का कहना है कि वो फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। सलमान के विरुद्ध हमने जो साक्ष्य है न्यायालय के समक्ष अच्छी तरह से पेश की है। उचित आधार होंगे तो निश्चित रूप से इस मामले में जो है अपील प्रस्तावित अभियोजन द्वारा की जाएगी। सलमान के बरी होने पर फिल्म जगत ने भी खुशी जताई है। मुझे खुशी है सलमान के लिए कि उसको इस बात की शांति मिलेगी और वो अपना काम समाज के प्रति और कर सकेगा। तमिलनाडु में जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ हजारों लोगों ने चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने मरीना बीच पर पेटा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पेटा की अर्जी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगा रखा है। राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा ने जलीकट्टू पर अध्यादेश लाने की मांग की है। I've sent a letter regarding this Jallikattu issue to the Honorable Prime Minister of India, stating that the feelings of students and the Tamilians to be respected. AIADM के महासचिव शशिकला नटराजन ने कहा कि पेटा पर बैन लगाने पर विचार किया जाएगा। कल तमिलनाडु के सीएम ओ पनीर सेल्वम पीएम से मिलकर जलीकट्टू पर बैन हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी की परंपरागत सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। इसलिए आरएलडी ने महागठबंधन में शामिल होने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इधर समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति को अमेठी से टिकट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी की सभी विधानसभा सीटों पर दावा किया है। आज काल हो जाएगा। आज ही सर
आजीवन सूत्रों के मुताबिक अभी तक अखिलेश यादव की लिस्ट भी फाइनल नहीं हुई है। खबर है कि अखिलेश की लिस्ट से अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी जैसे दागी उम्मीदवारों का नाम हटाया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर रोहित शेखर को पार्टी में शामिल किया गया। हालांकि एनडी तिवारी खुद बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। आपको कभी खबर आई है कि कोई कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं मिलने के लिए मेरे पिता से, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, चाहे देहरादून में, तबीयत पूछने, या कभी भी आए हों? 80 वर्ष दिए जीवन के, तो क्या उनको कभी कोई पूछने आया? संभावना है कि रोहित शेखर को उत्तराखंड के हल्द्वानी सीट से टिकट दिया जा सकता है। यूपी की सरधना सीट से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार संगीत सोम नए विवाद में घिर गए हैं। सरधना में उनकी प्रचार गाड़ी से विवादित वीडियो क्लिप दिखाए जाने पर 2 लोगों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। दरअसल संगीत सोम की प्रचार गाड़ी में एलईडी स्क्रीन में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन से संबंधित वीडियो दिखाया जा रहा था। प्रशासन ने वीडियो क्लिप की जांच के लिए उसे मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी के पास भेज दिया है। वीडियो स्क्रीनिंग का जैसे ही पूरा होगा तो उसके उपरांत ये निर्णय पे आएंगे कि ये सीडी में क्या कंटेंट है और उस कंटेंट का क्या इम्प्लीकेशन मॉडल कोड पर है। संगीत सोम का कहना है कि वीडियो दरअसल उनके भाषण की सीडी है, जिसे मीडिया में पहले भी दिया जा चुका है। ये हताशा है इनकी, जब सब इकट्ठा हो रहे हैं तो ये बीजेपी से डर के हताशा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। पब्लिक मन बना चुकी है कि इनकी जमानत जब्त होगी।